हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आरबीआई, जिसको आप कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी बच्चे बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी भी जनरल एग्ज़ाम में भी आपको आरबीआई से नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो मिल जाएगा। चलिए आरबीआई के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसका जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो एक केंद्रीकृत बैंक है उसका नाम क्या है, आरबीआई। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई और आरबीआई को बनाने की शुरुआत कैसे हुई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आया था, उसके बाद एक कमीशन आया था हमारे इंडिया में और उस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया था गवर्नमेंट को। उस कमीशन का नाम था हिल्टन एंड यंग कमीशन। तो ये जो हिल्टन एंड यंग कमीशन है, इसी का एक दूसरा नाम भी है, इसी को आप रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं और कभी कभी इसी को आप ब्रिटिश कमीशन के नाम से भी जानेंगे। तो सबसे पहले हिल्टन एंड यंग कमीशन ने ये जो रिकमेंडेशन दी थी गवर्नमेंट को, ये कब दी थी? 1926 में दी थी। तो इन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि हमारे कंट्री में क्या होना चाहिए, सेंट्रल बैंक होना चाहिए। और इसको लाने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, हमारा जो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उसके लिए एक हमें रेगुलेटरी अथॉरिटी की क्या थी, ज़रूरत थी। हमें क्या चाहिए था? रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए था। तो उसी नीड को पूरा करने के लिए हिल्टन एंड यंग कमीशन ने ये बात गवर्नमेंट को रिकमेंड की, लेकिन उस समय पर गवर्नमेंट ने इसको नहीं माना। लेकिन फिर उसी के कुछ समय बाद हमारे पूरे के पूरे ग्लोबली एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, एक ग्लोबल रिसेशन आया था। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। और ये कब आया था? 1929 और 30 के आसपास आया था। और जब ये ग्लोबल रिसेशन आया तो इसमें 480 से ज़्यादा जो बैंक्स थे यूरोप के, वो ऑलमोस्ट क्या हो गए थे, आपके कोलैप्स्ड हो गए थे। और जब ये जो बैंक्स थे ये कोलैप्स्ड हुए तो उस समय पर गवर्नमेंट को लगा कि इंडिया में भी कोई ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए जो हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 1933 में हिल्टन एंड यंग कमीशन की रिकमेंडेशन को मानते हुए सबसे पहले उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसको हम कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। अब देखिए एक्ट बनाने का प्रोविजन क्या है। जब भी कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसके दो रूल होते हैं। एक बॉडी होती है स्टैच्यूरेटरी बॉडी, या इसी को आप कह देते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और एक बॉडी जो बनाई जाती है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसको बोला जाता है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय यानी कि जिसका हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा जो संविधान है, उस संविधान के किसी भी एक आर्टिकल में अगर उसको मेंशन किया गया होगा तो वो बॉडी, यानी कि उस बॉडी को जो पावर्स मिली हैं, उसको जो अथॉरिटी मिली है, वो अकॉर्डिंग टू किससे मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं। तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। लेकिन एक बॉडी होती है जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, यानी कि वो क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसको जो पावर्स मिली हैं वो पावर्स देने के लिए हमने किसी लॉ को इनैक्ट किया है। यानी कि कोई भी हमने एक लॉ बनाया, कोई भी हमने एक एक्ट बनाया और उस एक्ट के ज़रिए हमने उस बॉडी को पावर्स दी, लेकिन उसको हमने संविधान के किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं किया। तो संविधान के किसी आर्टिकल में उसका मेंशन नहीं है, लेकिन उसके लिए हमने एक स्पेशली लॉ बनाया, एक एक्ट बनाया और उससे हमने उसको पावर्स दी। तो इस तरह की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, या उसको बोला जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब आप इधर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो आपने एक आर्टिकल देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 280। और इस आर्टिकल 280 में एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम कहते हैं फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग। तो वित्त आयोग
कैसे बनाया जाता है? तो वित्त आयोग का जो गठन करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और कब करता है? हर 5 साल में करता है। अब वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है? ये रेवेन्यू का बंटवारा करता है, यानी कि उसको डिवाइड करता है किसके किसके बीच में? बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रेवेन्यू का क्या किया जाता है? उसको बंटवारा किया जाता है, उसको डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह की बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंस कमीशन, और जिसको हमारे संविधान के आर्टिकल किस में रखा गया है? 280 में रखा गया है। तो अब आप समझ लीजिए कि जब इसको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन किया है तो फाइनेंस कमीशन इसका मतलब क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर इसी तरह से मैं आपको एग्जाम्पल दूँ स्टैट्यूटरी बॉडी का, तो एग्जाम्पल समझिए जैसे सेबी। तो सेबी के बारे में आप जानते हैं, इसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको सेबी बोला जाता है। और ये करता क्या है? तो हमारे कंट्री में जो कैपिटल मार्केट है उसको ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। अब सेबी के बारे में बात क्या है? देखो, सेबी का फॉर्मेशन जो था वो 1988 में हुआ था, लेकिन सेबी को स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं मिली थी, यानी कि उसको बिल्कुल भी पावर्स नहीं थी कोई डिसीजन लेने की। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको हम कहते हैं सेबी एक्ट 1992। और ये जो सेबी एक्ट 1992 है, ये सेबी को क्या देता है? स्टैट्यूटरी पावर्स देता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेबी कैसी बॉडी होगी? स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, क्योंकि उसके लिए भी एक एक्ट बनाया गया। तो इसी तरह से जब हमने बोला कि आरबीआई को बनाने से पहले एक एक्ट बनाया गया, आरबीआई एक्ट 1934, और इसी एक्ट के जो भी प्रोविजंस डिसाइड किए गए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड किए गए, उन्हीं प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, यानी कि उसको क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, तो जब आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया, इट वाज प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि उसमें जो इनिशियल कैपिटल लगी थी वो कितनी थी? 5 करोड़। और उस 5 करोड़ में उसके पास ₹100 के क्या थे? 5 लाख शेयर्स थे। और ये शेयर्स इक्वली डिवाइड कर दिए गए थे बिटवीन द प्रमोटर्स, जो भी आरबीआई के प्रमोटर्स थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आरबीआई के हेड ऑफिस की। तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो 1935 में कहाँ पर था? कलकत्ता में था, जिसको हमने 1937 में शिफ्ट कर दिया। कहाँ पर? मुंबई में। तो अगर आपसे अभी पूछा जाता है कि आरबीआई का करंट हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप आंसर क्या करेंगे? मुंबई में है। ठीक है, उसके बाद बात आती है आरबीआई के नेशनलाइजेशन की, कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में और एसएससी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो नेशनलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीयकरण करना। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब भी आप समझिए, दैट इज 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी कि इसका जितना भी शेयर्स था वो सब किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई डाउट ना हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड। तो कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, तो यहाँ पर आंसर करेंगे आप 21। अब कैसे होते हैं वो देखिए ज़रा। तो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है ऑफिशियल डायरेक्टर और एक होते हैं आपके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। ठीक है, तो ऑफिशियल डायरेक्टर में सबसे पहले जो नाम आएगा वो आएगा गवर्नर का। बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कई बार न्यूज़पेपर में भी सुनते हैं। तो आरबीआई के जो अभी करंट गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। और ये कब से हैं? तो ये दिसंबर 2018 से टिल नाउ है। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25 नंबर के गवर्नर हैं।
अब यहीं पे साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे। तो इनका नाम है सर ऑसबर्न स्मिथ, और ये कब से कब तक रहे, तो 1935 से 1937 तक इनका टेन्योर था। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, तो सेकंड नंबर पर जो रहे उनका नाम है जेम्स ब्रेड टेलर। ठीक है, ये आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इनका जो टेन्योर था 1937 से 1943 तक था। लेकिन जो थर्ड नंबर पर थे वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो थर्ड थे वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो थर्ड थे वही थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जिनका नाम था C.D. देशमुख। तो इनका टेन्योर था 1943 से 1949। अब मैंने एक एग्जाम्स में देखा था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सिमम टेन्योर एज अ गवर्नर अभी तक किसने गुजारा है। तो इनका नाम है सर बेनिगल रमा राव। इनका टेन्योर था 1949 से 1957 तक, अब तक का मैक्सिमम। और अगर आपसे पूछे कि शॉर्टेस्ट टेन्योर क्या था एज ए गवर्नर, तो शॉर्टेस्ट टेन्योर था अमिताभ घोष। तो इनका टेन्योर था 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985। ऑलमोस्ट 20 डेज ये आरबीआई के क्या रहे, गवर्नर रहे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आते हैं गवर्नर के बाद, वो आते हैं आपके 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि डेप्यूटी गवर्नर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 4 से कम हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा कभी नहीं होंगे। तो अभी कौन है, एक तो हैं आपके BP कानूनगो, सेकंड नंबर पर हैं आपके माइकल पात्रा, और थर्ड नंबर पर हैं आपके MK जैन। ठीक है, माइकल पात्रा भी रिसेंटली बने हैं। ये पहले आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसमें ये मेंबर थे। तो ये करंट में है, अभी एक पोस्ट जो है वो खाली है, तो यहाँ पर अभी किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद हम बात करें अगर कि नॉन ऑफिशियल बोर्ड में कौन आता है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ। तो नॉन ऑफिशियल बोर्ड में सबसे पहले आप समझिए आरबीआई के लोकल बोर्ड होते हैं 4। वो कैसे होते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम इसको रीजन के अकॉर्डिंग देखें तो दिल्ली, सेकंड क्या होगा मुंबई, थर्ड क्या होगा कोलकाता, और फिर क्या होगा चेन्नई। तो इस हिसाब से ये जो 4 रीजन हैं इनको कहा जाता है 4 लोकल बोर्ड्स मेंबर। और यहाँ से एक एक मेंबर होता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो टोटल कितने हो गए, 4। फिर उसके बाद 2 मेंबर्स, ये कहाँ से होते हैं आपके, ये होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। और 10 मेंबर्स इनको अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की तरफ से। तो अगर हम इसको काउंट करें तो 10 और 2 कितना हो गया 12, 4 कितना हो गया 16, और यहाँ पर 4 होने चाहिए तो कितना हो जाएगा 20, और एक आपके गवर्नर तो कितना हो जाएगा 21। तो अगर आपसे पूछा जाता है आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, तो 21 होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर आते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको डिस्कस करती जाऊंगी साथ के साथ। तो मॉनेटरी का मतलब एक तो होता है मॉनिटर,
जिसको आप कहते हैं सुपरवाइज करना, और एक होता है मॉनिटरी। तो मॉनिटरी की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू मनी, यानी कि कोई चीज़ जो किससे रिलेट करती है, मनी से। तो मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है, देखो हमारे मार्केट में मेन चीज़ होता है सप्लाई ऑफ मनी। तो कभी भी जब सप्लाई ऑफ मनी में मिसमैच होगा, यानी कि अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। अगर ये कम हो जाएगी तो क्या होगा, डिफ्लेशन। तो ये दोनों ही सिचुएशन को हमें कंट्रोल करना है। तो इसके लिए क्या होता है, मनी की सप्लाई को क्या करना है, कंट्रोल करना है। और उसके लिए आरबीआई एक पॉलिसी बनाता है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसीलिए आरबीआई को एक मॉनेटरी अथॉरिटी की तरह देखा जाता है, क्योंकि वो मार्केट में क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड फंक्शन आप सब लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जिसको हम कहते हैं रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं कि आरबीआई जो है वो पूरे के पूरे फाइनेंसिंग सिस्टम को रेगुलेट भी करता है और उसको क्या करता है, सुपरवाइज भी करता है। ठीक है। देखिए बैंकिंग जो है ना, वो एक चेन है। चेन कैसे है, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस डिपॉजिट से लोन देता है, लोन से वो पैसा मार्केट में जाता है, मार्केट से प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन से जिन लोगों की डिमांड होती है वो पूरी होती है। तो ये पूरा का पूरा एक चेन है जिससे पैसा मार्केट में क्या होता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड फंक्शन जो आता है उसको हम कहते हैं बैंकर्स टू बैंक। अब बैंकर्स टू बैंक क्या होता है कि जब भी किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो उसकी हेल्प कौन करता है, आरबीआई। अब एक चीज़ यहाँ पर है, मैं आपसे पूछूं कि आपका अकाउंट किस में, आप बोलोगे एसबीआई में, आप बोलोगे पीएनबी में, आप बोलोगे एचडीएफसी में। तो ये सारे आपके बैंक हैं क्योंकि आप यहाँ से सर्विसेज लेते हो। लेकिन जब इन बैंक्स को फैसिलिटी की ज़रूरत होती है तो ये किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास। तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं उन सब का एक करंट अकाउंट होता है किसके पास, आरबीआई के पास। तो इसलिए इसको कहा जाता है बैंकर्स टू बैंक। उसी तरह से एक फंक्शन होता है इसका जिसको हम कहते हैं बैंकर्स टू गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के बैंक की तरह भी काम करता है। तो सरकार में क्या आता है, देखो यहाँ पर एक स्कीम आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। कई बार इसको फुल फॉर्म में भी पूछा गया है एग्जाम में, कई बार डायरेक्ट भी पूछा गया है। तो ये क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 17, ये इस चीज़ को गवर्न करता है कि कभी भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इन दोनों के कैश फ्लो में क्या होता है, मिसमैच होता है। अब कैश फ्लो में मिसमैच कैसे, देखो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट अलग आता है, स्टेट गवर्नमेंट का बजट क्या होता है, अलग आता है। तो बजट में हम क्या देखते हैं, जितनी भी हमारी रिसीप्ट्स होती हैं और जितनी भी हमारी पेमेंट होती हैं, होना क्या चाहिए कि ये अगर हमारी इनकम है और ये हमारा एक्सपेंडिचर है तो होना ही चाहिए इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर कम। लेकिन कई बार उल्टा हो जाता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा इनकम कम, तो उसको मिसमैच कहते हैं। तो उसको दूर करने के लिए आरबीआई क्या करता है, दोनों गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, दोनों को क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। किसके थ्रू, डब्ल्यूएमए के थ्रू। ठीक है। और ये दो तरह की होती है, एक डब्ल्यूएमए होता है नॉर्मल और एक डब्ल्यूएमए होता है स्पेशल। तो नॉर्मल डब्ल्यूएमए का मतलब जब लोन लेगी गवर्नमेंट तो वो विदाउट कोलेट्रल होगा। कोलेट्रल समझते हैं आप, जैसे हम लोन लेते हैं तो बदले में हम कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं, तो जब हम कुछ गिरवी रखते हैं तो उसको कोलेट्रल कहते हैं। तो जब विदाउट कोलेट्रल लोन मिलेगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल, और जब कोलेट्रल के साथ लोन मिलेगा विद कोलेट्रल तो उसको बोलेंगे स्पेशल। और कोलेट्रल यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो गवर्नमेंट के पास होती हैं, जैसे बॉन्ड्स हो जाएंगे गवर्नमेंट के, ट्रेजरी बिल्स हो जाएंगे, या जो भी उसके पास एसेट्स है उसको गिरवी रख के वो जो लोन उठाएगी डब्ल्यूएमए से, उसको बोलेंगे स्पेशल डब्ल्यूएमए। और इसका जो टाइम होता है दैट इज़ फॉर 3 months।
ठीक है। इसमें आगे एक्सटेंशन भी हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू, बट वो सब हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप बस ये याद रखिए कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसमें 60% का हाइक दिया है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। जो गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, तो जितना पहले लिमिट था उससे 60% इसको क्या कर दिया है, हाइक कर दिया है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, वो है हमारा मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है, तो हमारे देश में एक होता है फॉरेन रिजर्व। फॉरेन रिजर्व आप समझते होंगे कि जितना भी हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड का मतलब हम जितना भी क्या करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें दूसरे कंट्रीज़ की क्या चाहिए होती है, करेंसी, या फिर हमको चाहिए होता है डॉलर, ठीक है। तभी हम ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम उसको रुपया देंगे तो वो नहीं मानेगा ना। तो होता क्या है, देखो, फॉरेन रिजर्व में जो आरबीआई होता है वो होल्ड करता है किस चीज़ के लिए, जो अदर कंट्रीज का करेंसी होता है या फिर डॉलर को, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसमें गोल्ड भी रखा जाता है, इसमें कुछ आपके क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी होते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होता है, एक मुद्रा होती है एसडीआर। तो एसडीआर क्या होता है, एसडीआर को कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ द करेंसी ऑफ आईएमएफ। ये आईएमएफ की क्या होती है, करेंसी होती है। अब आईएमएफ भी आप लोग समझते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म आती है, कई बार इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, जो आपका कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। अब देखो, जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो होता क्या है, देखो, कोशिश ये करनी होती है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट क्या हो, कम हो। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो हमारा कंट्री पॉजिटिव में होगा। और जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारे इकोनॉमिक कंडीशन किस में होगा, निगेटिव में। यानी कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम बाहर ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, यानी कि डॉलर आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉलर जा रहा है। तो इससे क्या होता है, जब ज़्यादा ये नेगेटिव हो जाता है, यानी इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है, तो ये जो पूरा ट्रेड होता है, इसको एक टर्म बोला जाता है बीओपी। आई होप बीओपी आप समझते हो। तो बीओपी का मतलब होता है दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को कौन मेंटेन करता है, तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। तो जब भी यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज मेंबर हैं, तो जब भी किसी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम होती है तो वो लोन किससे लेता है, आईएमएफ से। और वो किस करेंसी में हमको मिलता है, एसडीआर करेंसी में मिलता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप तक समझिए। तो हमारे कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है, अब मैंने आपको बताया जो फॉरेन रिजर्व है उसमें क्या क्या होता है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, और क्या होता है, एसडीआर होता है। तो ये आरबीआई को मैनेज करना होता है। क्यों मैनेज करना होता है, क्योंकि हम बाहर से क्या करते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड करते हैं। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया है, इसका एक्ट का नाम है फेमा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में जो फॉरेन रिजर्व है उसको मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो किसके दी गई है, आरबीआई को दी गई है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हो आपको। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा, दैट इज इशूअर ऑफ करेंसी। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब करेंसी के लिए आप समझिए कि करेंसी के लिए हमारे इंडिया में जो सोल अथॉरिटी है, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी किसके लिए, टू इशू करेंसी इन इंडिया। भारत में करेंसी को इशू करने का अधिकार किसको दिया गया है, आरबीआई को। अब जब हम करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है नोट
और एक आते हैं आपके कॉइन्स, और कॉइन्स के साथ आप लिख लीजिए ₹1 नोट, यानी ₹1 का नोट। तो जितने भी कॉइन्स और ₹1 का नोट होता है, इट इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस एक्ट को फॉलो करती है? तो ये होता है अकॉर्डिंग टू द कॉइनेज एक्ट 2011, और इसका सेक्शन क्या होता है? 6। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे कंट्री में जितने भी कॉइन्स और नोट, ₹1 का नोट इशू होगा, वो कौन करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसी तरह से अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934 सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग जो नोट इशू होते हैं, जो नोट इशू किए जाते हैं, दैट इज इशूड बाय RBI। ये सोल अथॉरिटी किसको दी गई है? RBI को। तो अकॉर्डिंग टू RBI एक्ट 1934 सेक्शन 22 नोट इशू कौन करेगा? RBI। और कितने रुपए से ऊपर? अबव ₹1, यानी ₹1 के नोट को छोड़कर। इसीलिए जो ₹1 का नोट होता है उसके ऊपर जो सिग्नेचर होता है, जो सिग्नेचर होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो किसका होता है? आपका फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है। और बाकी की जितनी करेंसी होती है, यानी कि अबव ₹1 जितनी भी करेंसी होगी, ₹2 का नोट, ₹2, ₹5 एक्सेट्रा, जितने भी करेंसी है, सबके ऊपर जो सिग्नेचर होगा, वो किसका होगा? गवर्नर का। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट, यानी कि कितना मैक्सिमम ₹1 का नोट जो है वो बना सकता है RBI, तो ये होगा आपका ₹10,000। इसी तरह से अगर पूछा जाए मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन, तो ये होगा आपका ₹1,000। तो ₹1,000 का मैक्सिमम क्या बन सकता है? कॉइन। और ₹10,000 का मैक्सिमम क्या हो सकता है? नोट। ठीक है, अब देखिए, जहां पर नोट छापे जाते हैं उसको कहते हैं प्रिंटिंग प्रेस, और जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं उसको हम कहते हैं मिंट्स, यानी कि टकसाल। तो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पर है? एक है आपकी देवास में, जो पड़ता है मध्य प्रदेश। एक है आपकी नासिक में, जो पड़ता है महाराष्ट्र। एक है आपका मैसूर में, जो पड़ता है कर्नाटका। और एक है आपका सेल्बोनी में, जो पड़ता है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। तो इसी तरह से अगर मिंट्स की बात करें तो एक है मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, सबको पता है। एक है आपका कोलकाता में। फिर एक है आपका हैदराबाद, तेलंगाना। और एक है आपका नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो 4 जगह पर क्या होते हैं? कॉइन्स। और जब कॉइन्स को बनाया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं मिंटिंग। और जहां पर नोट छापे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, एक नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सब्सिडरीज ऑफ RBI। अब सब्सिडरी क्या होती है? देखो, जैसे 2 कंपनियां, एक X है और एक Y है। ठीक है, अब मैंने बोला कि X क्या है? एक अपनी होल कंपनी है। ठीक है, एक सपोज करो ऑथराइज्ड कंपनी है। और Y क्या है? यानी कि इस Y का जो 51% स्टेक है। ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए ये हो गई होल्डिंग कंपनी और ये हो गई सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, यानी कि ये होल्डिंग कंपनी मतलब कि Y कंपनी का 51% स्टेक किसने होल्ड किया है? X ने। तो इसका मतलब Y क्या है? सब्सिडरी कंपनी, और X क्या हो गई आपकी? होल्डिंग कंपनी। तो इसी तरह से ये है होल्डिंग कंपनी RBI, और RBI की कुछ क्या है हमारे पास? सब्सिडरी है। तो चलिए सबसे पहले सब्सिडरी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली सब्सिडरी का नाम है DICGC। इसको हम कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस
एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, ये फॉलो करती है DICGC एक्ट 1961 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसको फॉर्म किया गया था 15 जुलाई 1978 को। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, यानी कि आप जो डिपॉजिट करते हो, अब आप डिपॉजिट क्या होते हो, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, यही तो डिपॉजिट करते हो आप लोग बैंक में। तो ये जितने भी आप डिपॉजिट करते हो इन सब का ये क्या करती है, इंश्योरेंस करती है। और कितने तक करती है, तो इसकी लिमिट है अप टू ₹5 लाख। ठीक है, पहले इसकी लिमिट कितनी थी, अर्लियर ये था ₹1 लाख, लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। सेकंड है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इसको कब फॉर्म किया गया, 3 फरवरी 1995 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। और ये क्या करती है, तो ये प्रिंट करती है, क्या प्रिंट करती है, नोट, किसके लिए, फॉर RBI। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि RBI जो है वो सोल अथॉरिटी है किसके लिए, नोट प्रिंटिंग के लिए। तो ये कैसे करती है, देखो 2 प्रिंटिंग प्रेस है, एक सेल्बोनी और एक मैसूर। ठीक है, तो ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, तो ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार फुल फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद जो 2 प्रिंटिंग प्रेस बची वो कौन सी बची, एक नासिक और एक बची हमारी देवास। ठीक है, ये दोनों प्रिंटिंग प्रेस को हैंडल कौन करता है, SPMCIL। अब आप बोलेंगे ये क्या है मैम, तो देखिए इसको, ये क्या है, इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये भारत सरकार की सब्सिडरी है। जैसे आपने RBI की सब्सिडरी देखी, ऐसे ही ये किसकी सब्सिडरी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और इसी से अलग एक प्रिंटिंग प्रेस भी आता है गवर्नमेंट का, जो है आपका होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये एक पेपर मिल है जहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के सिक्योरिटी पेपर्स होते हैं वो सब प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो ये अलग से आप ध्यान रखिएगा कि ये सब्सिडरी है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, आई होप क्लियर है सबको। चलिए, अब लास्ट पॉइंट आता है तीसरी सब्सिडरी, जिसका नाम है रिबिट। तो रिबिट का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये एक IT कंपनी है जो RBI का जितना भी साइबर रिलेटेड चीज़ें होती है, जितना भी उसका डेटाबेस होता है, वो सब ये क्या करता है, करती है, मैनेज करती है। तो इसको कब फॉर्म किया गया, 2016 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको, मुंबई में। चलिए, अब RBI से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने आपको बता दिया, बस इससे ज़्यादा आपको RBI के बारे में नहीं पढ़ना है। अब कुछ 1-2 पॉइंट आप देख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट है, हमने बोला, देखिए इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस, अप्रैल 1947 से तक RBI जो है वो एज ए सेंट्रल बैंक काम करता था, किसके लिए, फॉर बर्मा। ठीक है, जिसको आज आप म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से इंडिपेंडेंस के से लेकर, यानी कि अगस्त 1947 से लेकर जून 1948 तक RBI ने एज ए सेंट्रल बैंक काम किया है, किसके लिए, फॉर पाकिस्तान। ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अब इसी में एक फैक्ट आप और नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंस्टीट्यूशन है NHB, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये हमारी कंट्री के हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। और एक इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, बहुत अच्छे से आप जानते होंगे इसके बारे में। इसको हम कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए NHB और नाबार्ड एक समय पर सब्सिडरी हुआ करते थे किसकी? RBI की। ठीक है, लेकिन मार्च 2019 में, अब सब्सिडरी का मतलब कि इनका कुछ परसेंट शेयर किसके पास था? RBI के पास। लेकिन मार्च 2019 में गवर्नमेंट ने NHB का होल्ड अपने पास ले लिया, यानी कि अब NHB RBI की सब्सिडरी नहीं है। इसी तरह 2008 से पहले नाबार्ड भी सब्सिडरी हुआ करता था किसकी? RBI की। लेकिन अब गवर्नमेंट ने नाबार्ड का भी पूरा शेयर जो है वो अपने हाथों में लिया है, तो ये भी 100% गवर्नमेंट हो गया है और ये भी 100% क्या हो गया है? गवर्नमेंट। तो इसका मतलब ये दोनों अब RBI की सब्सिडरी नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार दोबारा से इसको दिखा देती हूँ, कहीं बीच में अगर कैमरे में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो नोट्स हैं वो मैं एज अ PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगी। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप मुझे बताइएगा, कोई भी इशू अगर आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में या आप बताइएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, कोई भी इशू या कोई भी प्रॉब्लम आती है, आई होप। ठीक है गाइज, आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो आप मुझे पक्का जो है वो कमेंट करके बताइएगा। ठीक, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।